हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैब्सबर्ग एम्पायर की एंड व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट हैब्सबर्ग एम्पायर दैट ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर। इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, ये जानने से पहले हमको ये जानना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। वी आर रीडिंग मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम ये पढ़ चुके हैं कि नेशनलिज्म का सेंस कहाँ पे आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आया। ठीक है, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर के साथ पूरे यूरोप में धीरे धीरे स्प्रेड आउट हुआ। उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, कैसे वो एक बहुत बड़ा फोर्स बना जो बहुत सारे चेंजेस लाया यूरोप में, ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं। लेकिन भैया ये देखने से पहले हमको ये जानना भी तो पड़ेगा कि यूरोप जो है मिड 18th सेंचुरी में 1750s 60s 70s में मीन्स ड्यूरिंग दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन ये यूरोप था कैसे, ये यूरोप था कैसे, यहाँ की सोसाइटी कैसी थी, यहाँ का ज्योग्राफी कैसा था, यहाँ का पॉलिटिक्स कैसा था, ठीक है, किस टाइप का गवर्नमेंट था, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यूरोप जो है मिड 18th सेंचुरी में वहाँ पे नेशन स्टेट का कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ पे टेरिटोरियल स्टेट्स चलते थे। ठीक है, टेरिटोरियल स्टेट्स होते थे। वहाँ पे नेशन स्टेट का कोई सेंस बिल्कुल भी नहीं था वहाँ। और जो पूरा यूरोप था ये किंगडम्स में, डचीज में और कैंटन्स में डिवाइडेड था। अब पूछोगे सर ये तीन वर्ड्स हैं क्या, किंगडम, जैसे हम एग्जांपल के लिए स्टेट ले लेते हैं, एक स्टेट, उसके बाद हम ले लेते हैं डचीज, डचीज मीन्स डिस्ट्रिक्ट ले लो, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जैसे होते हैं। अब कैंटन्स मीन्स ब्लॉक्स ले लो, मीन्स एक हायरार्की है, बड़े से छोटा, छोटा और छोटा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ले लें तो स्टेट बड़ा है, सब अभी स्टेट लेवल पे लें तो सबसे बड़ा स्टेट है। उसके बाद उसके अंदर में क्या आते हैं, ज़िले आते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। उसके ज़िलों के अंदर में क्या आते हैं, ब्लॉक्स आते हैं, विकास खंड आते हैं, तहसील आते हैं। उसी टाइप से पूरा जो यूरोप था वो छोटे छोटे किंगडम्स में, उसके अंदर डचीज होते थे और डचीज के अंदर में फिर कैंटन्स होते थे। जैसे एक स्टेट में क्या होता है, स्टेट के अंदर में बहुत सारे ज़िले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। जस्ट लाइक दैट देयर वर मैनी डचीज। और एक ज़िले में जैसे बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, वैसे ही एक डची में बहुत सारे कैंटन्स होते थे। तो ऐसे पूरा डिवाइडेड था आपका यूरोप। ठीक है, और बिल्कुल नामो निशान नहीं था वहाँ पे कोई नेशन स्टेट वाली। ठीक है, और क्या था वहाँ पे, ये जो कहना चाहिए ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था। ईस्टर्न मीन्स तुम्हारा इधर, ये तुम्हारा रसिया और ये अदर कंट्रीज़, और ये सेंट्रल बोलने से ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये तो ईस्टर्न ऊपर वाला ईस्टर्न, और इधर मिडिल पार्ट जो है आपका ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारा, ये जर्मनी जो है बाद में जो जर्मनी बना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या था, ऑटोक्रेटिक मोनार्की चलता था। समझते हो, ऑटोक्रेटिक मोनार्की का मतलब भी एब्सोल्यूट मोनार्की जैसा ही है, कोई कुछ अलग नहीं है। ऑटोक्रेटिक मोनार्की मीन्स दैट एब्सोल्यूट मोनार्की, जैसे फ्रांस में था बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन, वैसे ही यहाँ पर भी ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन और समटाइम्स आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पे भी ऑटोक्रेटिक मोनार्की चलता था, जैसे फ्रांस में चलता था। ठीक है, तो कह सकते हो जैसे कि मैप दिख भी रहा है कितने सारे पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिटी होना, यहाँ पे नेशनलिज्म का सेंस होना, ये बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि यहाँ पे नेशनलिज्म आना, एक कॉमन आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री, ऐसे थॉट्स आना नियरली इम्पॉसिबल था, ये बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम एग्जाम्पल लेंगे हैब्सबर्ग एम्पायर की, जिसको ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो मैप ड्रॉ हुआ है, ये जो आउटलाइन दिख रहा है तुमको, ये पूरा ये है हैब्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रिया और हंगरी मिलकर बनाए थे। ठीक है, और इसकी कैपिटल थी वियना। ये देखो वियना। ठीक है, वियना इस एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी उस टाइम पे। ठीक है जी, अब देखते हैं यहाँ पे डाइवर्सिटी कैसे था। इस एम्पायर में यूनिटी लाना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, इसमें डाइवर्सिटी कितना था हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो देखते हैं अल्पाइन रीजन। अल्पाइन किसको बोलते हैं, आल्प्स माउंटेन के आसपास जितने भी इलाके पाए जाते हैं, आल्प्स माउंटेन के आसपास जितने भी इलाके पाए जाते हैं उसको हम अल्पाइन रीजन कहते हैं। तो इस अल्पाइन रीजन में क्या था देख लो, तायरोल, ऑस्ट्रिया एंड सडेनटेनलैंड एज वेल एज बोहेमिया। तो मैं वो जगह आपको दिखाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू पॉइंट आउट दोज प्लेसेस वन बाय वन। ठीक है, पहला है आपका
क्या है देखते हैं। अल्पाइन रीजन में सबसे पहले दिया तायरोल, हियर इट इज तायरोल, तायरोल, गौर से देखना, तायरोल, ऑस्ट्रिया, ये है तायरोल, ये ऑस्ट्रिया, ये बोहेमिया, और इस बोहेमिया के चारों ओर पाया जाता है सडेंटनलैंड, इस बोहेमिया के चारों ओर है सडेंटनलैंड। तो यहाँ पे क्या लैंग्वेज बोलते थे, यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। कौन कौन सी जगह में, ये आपका तायरोल, ये आपका बोहेमिया, ये आपका ऑस्ट्रिया, और इस बोहेमिया के नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट में तुमको मिलेगा क्या, तुमको मिलेगा सडेंटनलैंड। तो इन चारों जगहों में 1 2 3, ये 1 2 3, और ये इसके चारों ओर यहाँ पे क्या कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, जर्मन, यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, ये सब ऑस्ट्रियन एम्पायर है, समझ लो ये हैब्सबर्ग एम्पायर है। तो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर में ही कितना डाइवर्सिटी है ये हम देख रहे हैं। ये है टायरोल, ये ऑस्ट्रिया, ये तायरोल, ये ऑस्ट्रिया, ये बोहेमिया, और बोहेमिया के इन चारों में मिलेगा तुमको सडेंटनलैंड, यहाँ बोलते थे जर्मन। अब आता है इसी में देखो आपको मिलेगा, ये है लोम्बार्डी और ये है वेनेशिया, ये लोम्बार्डी और ये वेनेशिया, यहाँ पर क्या बोलते थे, इटालियन बोलते थे। ये है लोम्बार्डी, ये थोड़ा नीचे, और ये है आपका, ये आपका क्या है, वेनेशिया, और ये लोम्बार्डी। यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, इटालियन, यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज बोलते थे। अब हम देखेंगे पहला ग्रुप ये था, दूसरा ग्रुप ये, और थर्ड ग्रुप तुमको मिलेगा यहाँ पे देखो कौन सा है, गैलिशिया, गैलिशिया, ये वेस्ट गैलिशिया, ये गैलिशिया, ये पूरा पार्ट गैलिशिया। यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, यहाँ पे लैंग्वेज बोलते थे पॉलिश, यहाँ पे पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। यहाँ पे देखो हंगरी, हंगरी के आधा पार्ट में ये आपका हंगरी है, ये ठीक है। हंगरी के आधे जगह में क्या कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, मैग्यार, ठीक है। हंगरी के आधे पार्ट में, हंगरी के आधे पार्ट में मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे। ये डोमिनेंट ग्रुप्स हुआ करते थे। ये जो हैं ये पूरे बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर में। ये चारों जगह, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर जगह में अलग लैंग्वेज है। देखो यहाँ पे मैग्यार लैंग्वेज, यहाँ पे पॉलिश, यहाँ पे जर्मन, और यहाँ पे इटालियन, ठीक है जी। ये लैंग्वेजेस बोले जाते थे, इतना डिफरेंसेस पाया जाता था, ठीक है। यहाँ का कल्चर अलग, यहाँ का लैंग्वेज अलग, लोगों का रहन सहन अलग होता था, लाइफ स्टाइल, लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटी, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती थी, ठीक है। हर जगह में अलग पाया जाता था, ठीक है। इसके अलावा और क्या था देख लो, इसके अलावा छोटे छोटे ये जो बॉर्डर एरिया है, ये जो पूरा बॉर्डर एरिया है, आपको जो ये बॉर्डर एरिया दिख रहा है एम्पायर का, ये लास्ट में जो बॉर्डर एरिया दिख रहा है, यहाँ पे तुमको किसान मिलेंगे, गरीब किसान, पुअर पिसेंट्स मिलेंगे, जो अलग अलग, उनका भी अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज, अलग अलग डायलेक्ट्स बोलते थे, अलग अलग बोली बोलते थे। जैसे यहाँ पे बोहेमियंस मिलते थे, तुमको मिलेंगे यहाँ पर बोहेमियंस। और क्या हुआ करते थे, बोहेमियंस मिलेंगे और स्लोवाक्स मिलेंगे। ये देखो बोहेमियंस मिलेंगे इस किनारे में स्लोवाक्स मिलेंगे आपको। ये देखो यहाँ पर तुमको स्लोवाक्स मिलेंगे, यहाँ पे स्लोवाक्स मिलेंगे, यहाँ पे बोहेमियन पिसेंट्स मिलेंगे। तुमको यहाँ पर स्लोवेंस मिलेंगे कार्नियोला में। ये वाला पार्ट है कार्नियोला, ये वाली पार्ट, ये नीचे वाली पार्ट, दिस इज़ कार्नियोला। यहाँ पर तुमको मिलेंगे स्लोवेंस, यहाँ पे मिलेंगे तुमको क्रोट्स, इस जगह में मिलेंगे क्रोट्स, ठीक है। और क्या, ये ट्रांसिल्वेनिया में मिलेंगे तुमको रोमन्स। तो ये सारे लोग, ये जो छोटे छोटे किसान यहाँ इस जगह में जो मिलते थे, इनका भी अलग अलग डायलेक्ट होता था, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग बोली बोलते थे। तो इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी था, यू जस्ट इमेजिन कि इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी था। तो इन सब के बीच कोई कॉमन आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री या ऐसा कुछ मिल सकता है क्या? ऐसा मिलना बहुत मुश्किल था, ऐसा होना बहुत नियरली इम्पॉसिबल था कि इनका कोई कॉमन आइडेंटिटी हो, शेयर्ड हिस्ट्री हो। जैसे फ्रांस में उन्होंने किया, शेयर्ड हिस्ट्री, कॉमन आइडेंटिटी ढूंढा। तो यहाँ पे ढूंढना, यहाँ पे यूनिटी लाना, यहाँ पे नेशनलिज्म आना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। इन सारे जगहों में एक ही चीज़ कॉमन था कि इनका एक ही राजा, एक ही एम्परर हुआ करता था जो वियना में रहता था। इन सारे एरियाज़ का एक ही किंग होता था, यही कॉमन फैक्टर था, बाकी कुछ कॉमन नहीं था। समझ लो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, नथिंग वॉज कॉमन इन दैम। ये सारे पार्ट्स में जितने भी टुकड़े तुमको दिख रहे हैं हैब्सबर्ग एम्पायर के, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था, ना तो लैंग्वेज, नेदर देयर लैंग्वेज, नॉर देयर लाइफ स्टाइल, नॉर देयर कल्चर, नॉर देयर सोसाइटी, not their ethnicity, nothing was, you can say, same, nothing was common. Only one thing was common, that they were
दे वर कॉमनली टाइड टू वन किंग, एक ही राजा के अंडर में आते थे, बस इतनी सी बात कॉमन थी, बाकी कुछ कॉमन नहीं था। सो ऐसे जगह में नेशनलिज्म का आना, ऐसे जगह में नेशनलिज्म एक पावरफुल फोर्स बनना रियली एक अमेजिंग स्टोरी होने वाली है हमारे लिए। कैसे नेशनलिज्म इस जगह में आया, कैसे ये डोमिनेंट फोर्स बना, पूरा यूरोप चेंज कर दिया इसने, इसको हम देखेंगे आगे की वीडियो में। और आगे की वीडियो में अभी इसी वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि ये तो हमारा जियोग्राफिकल और कल्चरल डिफरेंसेस देख लिए हम। यहाँ सोसाइटी कैसा था, कैसे लोग रहते थे इस एरिया में, इस यूरोप में कैसे लोग रहते थे, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक। यस, तो यहाँ पे 3 ग्रुप के लोग पाए जाते थे, 3 ग्रुप के, ठीक है। सबसे पहले तुमको मिलेंगे अरिस्टोक्रेसी, पहला ग्रुप यहाँ सोसाइटी, इन जगहों में जो सोसाइटी थी यहाँ पे मिलेंगे तुमको सबसे पहले अरिस्टोक्रेसी। ये अरिस्टोक्रेसी हुआ कैसे, कौन? ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक कि यूरोप में मिड 18th सेंचुरी में या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर वहाँ का सोसाइटी कैसा था। सेम जैसा फ्रांस का सोसाइटी था वैसा यूरोप के अदर पार्ट्स में भी सोसाइटी वैसा ही था, ठीक है। यहाँ पर भी 3 ग्रुप में डिवाइडेड था। हम देखते हैं सोसाइटी कैसा था। सोसाइटी सबसे पहला क्लास आता है द अरिस्टोक्रेसी, द अरिस्टोक्रेसी। ये कैसे थे? दे वर स्मॉलेस्ट ग्रुप, यूरोप में सबसे कम लोग पाए जाने वाले थे अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, स्मॉलेस्ट बट डोमिनेंट। ये जो ग्रुप था नंबर में तो बहुत छोटे थे, बहुत कम थे, बट सबसे पावरफुल थे। स्मॉलेस्ट ग्रुप था बट सबसे पावरफुल थे, ठीक है। दे वर एलिट क्लास, एलिट क्लास मीन्स दे वर रिच, बहुत अमीर हुआ करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, दे यूज टू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। और आपस में कनेक्टेड थे मैट्रिमोनियल टाइज के थ्रू। मीन्स इस यूरोप में, इस पार्ट्स में जितने भी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थे, एक एरिस्टोक्रेसी फैमिली दूसरी एरिस्टोक्रेसी फैमिली से ही शादी होता था, उनका टाई अप होता था, तो एक दूसरे से वो वैसे कनेक्टेड थे, ठीक है। और चौथा है, रहते वो टाउन्स में थे, टाउन्स में रहते थे, लेकिन कंट्री साइड में उनके क्या होते थे, कंट्री साइड में उनके बंगले होते थे, फार्म हाउस होते थे, तो घूमने घामने आते रहते थे, ठीक है जी। ये था लाइफ स्टाइल ऑफ एरिस्टोक्रेटिक पीपल इन यूरोप। जैसे फ्रांस में एरिस्टोक्रेसी रहते थे वैसे ही क्या था, एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज। सबसे छोटा ग्रुप था बट वो सबसे पावरफुल होते थे, ठीक है। सबसे ज्यादा पावर उन्हीं के हाथ में होता था, ठीक। एलिट क्लास थे, बहुत रिच थे, हाई क्लास के, सोशल स्टेटस में उनका रैंक बहुत हाई था, फ्रेंच बोलते थे वो, ठीक है। मैट्रिमोनियल टाइज मींस एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली दूसरे एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से जुड़ा हुआ होता था। क्यों? क्योंकि आपस में ही शादी करते थे। एक फैमिली, एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, यहाँ पे एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, यहाँ पे एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से शादी हो गई, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे, ठीक है। और वो रहते थे टाउन्स में, बड़े बड़े घरों में टाउन्स में रहते थे, बट उनके बंगले गाँव में भी होते थे, फार्म हाउस हुआ करता था उनका, ठीक है, जहाँ पे लोग छुट्टियां मनाने घूमने घामने आते थे। तो ये उनका लाइफ स्टाइल था। दिस वॉज एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेसी इन मिड 18th सेंचुरी, कह सकते हो यूरोप में ये एरिस्टोक्रेसी हुआ करता था, ठीक। आगे देखते हैं द सेकेंड ग्रुप, ये कौन थे? ये था peasants, किसान। ये कैसा था? लार्जेस्ट ग्रुप बट लीस्ट पावरफुल, सबसे बड़ा ग्रुप था लेकिन सबसे कम पावर इसके पास था। लीस्ट पावरफुल, पूरा उल्टा, एरिस्टोक्रेसी का पूरा उल्टा। दूसरा, they were the poorest,
सबसे गरीब होते थे। थर्ड वन देखो, वेस्टर्न पार्ट में किसान कैसे होते थे, वो लोग टिनेंट्स होते थे, ठीक है, और ईस्टर्न टिनेंट्स एंड स्मॉल फील्ड्स, ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में। और कह सकते हो ईस्टर्न पार्ट, ईस्ट और सेंट्रल यूरोप में ये क्या क्या होते थे, सर्फ, गुलाम होते थे। और इधर क्या था, लार्ज फार्म हाउस। चलो देखते हैं ये कैसे था। पीसेंट्स सबसे बड़ा कम्युनिटी था, सबसे बड़ा ग्रुप था, बट सबसे कम पावर इनके पास था, सबसे कम पावर। देख लो क्या कैसा होते थे वो, लार्जेस्ट ग्रुप था बट लीस्ट पावरफुल थे वो, सबसे गरीब हुआ करते थे। और वेस्टर्न पार्ट में, मीन्स वेस्टर्न पार्ट, यूरोप के वेस्टर्न पार्ट, इस साइड में कैसे किसान पाए जाते थे, छोटे छोटे किसान जो लैंडलॉर्ड से किराए पे लेके जाते थे। लैंडलॉर्ड से जमीन जो है खेत किराए पे लेके जाते थे और उस पर खेती करते थे। लेकिन ईस्टर्न मीन्स ईस्टर्न पार्ट, उधर रसिया पोलैंड साइड ईस्टर्न पार्ट, और ये है सेंट्रल यूरोप। तो ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप में क्या होता था, सर्फडम चलता था। मीन्स किसान किराया नहीं लेता था, जबकि किराए पे जमीन नहीं मिलता था उनको, वो लोग वहां पे बंधुआ मजदूर जैसे काम करते थे, फ्यूडलिज्म, ठीक है। और लार्ज फार्म हाउस, बड़े बड़े खेत होते थे, बड़े बड़े खेत, इधर बड़े खेत, इधर छोटे छोटे खेत, इधर किराए पे मिलता था, उधर किराए पे नहीं, लोग ही वहां पे मजदूरी करते थे, गुलामी करते थे, लैंडलॉर्ड्स की एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के वो गुलाम थे। उधर के किसान गुलाम थे, बड़े बड़े खेत होते थे, इधर के किसान किराए पे लेते थे, और इधर खेत छोटे होते थे। ये डिफरेंस है पेसेंट्स का, हमेशा ऐसा। अब हमारा थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप दैट वी आर टॉकिंग, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ग्रुप अगर अभी जितना भी पड़ोस में है तो है न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास की क्या खासियत थी, देखो 1750, अराउंड 1750, ठीक है, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, देखो एक पानी पी, हाँ, सबसे पहले देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कहां पर आया, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे पहले क्या आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन। टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ, बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगाए गए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने पर क्या हुआ, बड़े बड़े फैक्ट्री लगे, बड़े बड़े फैक्ट्री लगने पर क्या हुआ, वहां पे ट्रेड ग्रो किया, ट्रेड और बिजनेस ग्रो किया, ठीक है, बिजनेस ग्रो किया। और ट्रेड और बिजनेस ग्रो करने पर क्या हुआ, तुमको कौन चाहिए, व्यापार करने के लिए व्यापारी चाहिए, तो तुमको और क्या चाहिए, प्रोड्यूसर्स, जो गुड्स को प्रोड्यूस करें, तुमको चाहिए सेलर्स, ठीक है, ट्रेडर्स चाहिए, सेलर्स चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, तभी तो बिजनेस ग्रो करेगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने पर ट्रेड एंड बिजनेस ग्रो किया, और ट्रेड एंड बिजनेस ग्रो करने पर हमको एक नया वर्किंग क्लास मिला, न्यू वर्किंग मिडिल क्लास। वर्किंग मिडिल क्लास का जन्म हुआ, जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, छोटे छोटे व्यापारी थे, कुछ लोग, कुछ ऑफिसर्स थे, इसमें कौन कौन इंक्लूडेड थे, एक नया वर्किंग क्लास का जन्म हुआ, ओरिजिन हुआ, जिसमें कौन कौन आते हैं, कह सकते हो बिजनेस, स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन मिलेंगे तुमको यहाँ पे, और क्या, लॉयर्स मिलेंगे, जजेस मिलेंगे, ठीक है, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग मिलेंगे, ठीक है, जो क्या किए,
इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने पर व्यापार करके थोड़ा पैसा बनाना, मीन्स थोड़े अमीर हो गए। पहले गरीब थे ये लोग, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ट्रेड ग्रो किया, तो छोटा मोटा बिजनेस करते करते वो थोड़ा क्या हुआ, ग्रो कर गए, थोड़ा पैसा आ गया, ठीक है। और पैसा आने पर एजुकेशन पे ध्यान दिया, और एजुकेशन पे ध्यान देने पर वो किस मेंटालिटी के लोग बने, लिबरल माइंडेड पीपल। लिबरल कौन होते हैं, जो चाहते हैं कि सोसाइटी में चेंज हो, जो चाहते हैं कि सारा जो प्रिविलेज मिलता है अमीर लोगों को, एरिस्टोक्रेटिक लोगों को जो प्रिविलेज मिलता है बाय बर्थ, जो प्रिविलेज मिलता है सब खत्म हो, यहाँ पे इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, लिबर्टी हो, ऐसे जिनको जो चाहते हैं उनको हम लिबरल्स बोलते थे। यही लिबरल्स लोग, यही न्यू वर्किंग मिडिल क्लास जो सोचने में लिबरल थे, जिनकी सोच क्या थी, लिबरल थी, यही लोग थे जिन्होंने नेशनलिज्म सेंट्रल यूरोप में लाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। देखो यहाँ पे कितनी डाइवर्सिटी थी, और यही लोग वो होंगे न्यू मिडिल क्लास जो इस डाइवर्स एरिया में नेशनलिज्म लाने की कोशिश करेंगे, और फाइनली दे विल बी सक्सेसफुल। इधर भी रेवोल्यूशन होगा, ठीक है, इधर भी रेवोल्यूशन होगा, इधर भी लोग लड़ेंगे, इधर भी मोनार्की को हटाएंगे, और यहाँ पे भी नेशनलिज्म आएगा, और ये सब होगा सिर्फ इस क्लास की बदौलत, दैट इज नोन एज न्यू मिडिल क्लास। जो किससे ग्रो किया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने पर ट्रेड और बिजनेस ग्रो किया, और ट्रेड और बिजनेस ग्रो करने पर एक नया मिडिल क्लास पैदा हुआ, जिसको हम एक नया ग्रुप पैदा हुआ जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, जो बहुत ना तो एरिस्टोक्रेसी थे, न ही किसान थे, ना तो बहुत ज्यादा अमीर थे, ना तो बहुत ज्यादा गरीब थे, मिडिल क्लास, ना तो एकदम अमीर थे, ना तो एकदम गरीब थे, बीच के थे, ठीक है, ना तो गरीब थे, ना तो अमीर थे, ना तो बीच के थे, ठीक है, इसलिए उनको मिडिल क्लास कहते हैं। ये मिडिल क्लास बिजनेस और ट्रेड ग्रो करने की वजह से आया था। इसमें कौन कौन आते हैं, जिसमें आएंगे बिजनेसमैन, उनको जिसमें देखने को मिलेंगे बिजनेसमैन देखने को मिलेंगे, जिसमें तुमको लॉयर्स मिलेंगे, जिसमें तुमको टीचर्स मिलेंगे, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट मिलेंगे, ठीक है। ये सारी जो है न्यू मिडिल क्लास कहलाया यूरोप में, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद पैदा हुआ। तो अब देखेंगे कि ये जो हमने एक वर्ड यूज किया है लिबरल, तो अब हम पढ़ेंगे लिबरलिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है, ठीक है। आगे जाकर नेशनलिज्म से कंपेयर करेंगे लिबरलिज्म, तो ये सारी चीजें होने वाली। तो देखते हैं